हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने अभिनय के 3 महत्वपूर्ण पक्ष, जिसमें एक शरीर, दूसरा मन और तीसरा आत्मा, इसके बारे में बातचीत की थी। तो पिछले 2 एपिसोड में हमने शरीर और मन के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे अभिनय का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष और तत्व, आत्मा, अभिनय की आत्मा, या जिसे हम भाव कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है, क्योंकि बाकी 2 तत्व जो हैं वो ज़्यादातर तकनीकी हैं, और ये जो तीसरा तत्व है आत्मा या भाव, बहुत अनुभूति वाला है। तो इसका रियाज कैसे करें, ये हमेशा से बड़ा पेचीदा सा विषय होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं, हर परिस्थिति में उनके अनुभव अलग अलग होते हैं और हो सकते हैं। एक परिस्थिति में एक व्यक्ति बहुत अलग तरीके से अनुभव करता है और अभिव्यक्त करता है, वहीं उसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से अनुभव करता है और अभिव्यक्त करता है। तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग अनुभव हो सकता है। तो इसके रियाज को लेकर के अनुभव को जब हम कहते हैं तो सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, ये हमेशा से प्रश्न और उन चीज़ों का तर्क वितर्क और उन बातों का हमेशा से विषय रहता है। अगर इसको उदाहरण के रूप में एक समझने की कोशिश करें कि कैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से अनुभव कर सकता है। सपोज़ एक परिस्थिति है जहाँ पर कोई एक मरीज़ है, या मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं मरीज़ हूँ और मुझे जैसा अनुभव होगा वो मैं ही अनुभव कर पाऊँगा। लेकिन मेरे अगर रिश्तेदार हैं जो मुझे प्रिय हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, तो उन लोगों को मुझे पीड़ा में देख कर के या तबीयत ख़राब में देख कर के उनको जो अनुभव होगा वो अलग होगा। हो सकता है उसमें कोई चिंतित हो, उसमें कोई उदास हो जाए या परेशान हो जाए, इस तरह का हो सकता है। या अगर कोई ऐसा हो जो शायद आपको पसंद नहीं करता हो, तो वो खुश अगर ना भी हो तो भी पता नहीं मन ही मन कुछ एक आनंद में भी हो सकता है। तो ऐसे 3 स्थिति बन जाती है। वहीं जब हम अस्पताल में जाएंगे, हम अगर बहुत इमरजेंसी है या बहुत कुछ एक बात है, तो हम पैनिक में होंगे, हम घबराहट में होंगे, हम चिंता में होंगे। लेकिन जो डॉक्टर, नर्सेस और वहाँ का स्टाफ होगा, वो एक अलग तरीके से अनुभव करेगा, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ हमेशा से उस तरह की परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार रहती हैं, और उनके जीवन में ऐसे हर दिन कोई ना कोई केसेस आते रहते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें तो 4 अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक मरीज़, दूसरा मरीज़ के रिश्तेदार, मरीज़ के रिश्तेदारों में भी एक जो प्रेम करने वाले हैं और दूसरे उसे जो पसंद नहीं करते हैं, और चौथा एक डॉक्टर या चिकित्सक की अनुभूति। तो ऐसे 4 लोग अलग अलग तरीके से अनुभव करेंगे एक ही परिस्थिति को। तो अगर किसी एक परिस्थिति के हिसाब से किसी अनुभव को रखा जाए कि हाँ, किसी की तबीयत खराब होने पर व्यक्ति को काम रहना होता है, तो शायद मरीज का पक्ष उस बात को ना समझे, या उसके परिवारों का पक्ष जो है वो शायद इस बात को ठीक से ना समझ पाए। तो इसीलिए अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अनुभूतिजन्य आपका विषय माना जाता है, और इसलिए इसका रियाज और इसको समझना हर व्यक्ति का अपना एक अलग हो सकता है। बहुत सारी इसकी एक्सरसाइजेस हैं, लोग बहुत अलग अलग तरीके से इसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत सरल रूप में एक इनिशियली जो हम कर सकते हैं उस तरीके से कुछ एक कहने की कोशिश करता हूँ। आत्म रूप को या भावों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, रियाज के दृष्टिकोण से या समझने के दृष्टिकोण से। एक जो स्थूल भाव है और दूसरा एक सूक्ष्म भाव है, या एक जो स्थूल पक्ष है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, यानी जो चीज़ें हमको दिखाई दे सकती हैं या इसको हम बहुत स्पेसिफिकली कह सकते हैं। और दूसरा एक पक्ष होगा जिसको कह पाना, अभिव्यक्त कर पाना या शब्दों में बांध पाना संभवतः कई बार मुश्किल होता है, और वो ज़्यादा आंतरिक होता है, अनुभूति के आधार पर होता है। तो जो स्थूल पक्ष है वो भावों का या आत्मा का, उसको हम कह सकते हैं वो है हमारी सांसें। जीवन के लिए भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है, इसका मतलब है कि उसकी सांसें चल रही है, और
हम परिभाषा भी ये कहते हैं कि हाँ इसकी सांसें चल रही हैं, सो इसका मतलब ये जीवित है। और इन सांसों का हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है और अभिनय में भी इसका प्रभाव होता है। क्योंकि अगर हम जीवन के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें कि हमारी श्वास किस तरह से चलती है, कब कब कौन से परिस्थिति में हमारी श्वास बदलती है, अगर हम इसका ठीक ढंग से ऑब्जर्वेशन करें, जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी सांस की गति कैसी होती है, वो संभवतः फास्ट होगी, या घबराए हुए होंगे, डरे हुए होंगे, उस समय पे श्वास की गति कैसी होती है, वो और फास्ट हो सकती है या बहुत छोटी हो सकती है। अगर हम बहुत शांत और गंभीर होंगे तो उस समय हमारी श्वास बिल्कुल रिलैक्स होगी, बहुत आराम से आएगी, बहुत आराम से जाएगी। अगर कोई और परिस्थिति है उस समय पे भी हमारी श्वास की गति कम ज़्यादा होती रहती है। तो एक सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन इस तत्व के लिए, स्थूल रूप से समझने के लिए या भावों को समझने के लिए, जिसको हम तकनीकी रूप से देख भी सकते हैं, अगर श्वास गहरी आ रही है या रुक रुक करके छूट रही है, श्वास गहरी ली, तो उसमें एक अलग तरीके का भाव भी उसमें अभिव्यक्त होता है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत अनुभव किए बगैर भी। तो इस आधार पर भी हम अलग अलग परिस्थितियों में हमारी श्वास कैसी होती है और कैसी हो सकती है, और उस श्वास में हमारा भाव कैसे होता है, जब हम ये दोनों का तालमेल समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे जीवन के जो भाव हैं हम श्वास की गति को कंट्रोल करके फिर से रिक्रिएट कर पाएंगे। रिक्रिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभिनय की बात है। यदि हम श्वास की गति को बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस परिस्थिति में किस भाव के समय हमारी श्वासों की गति बदलती है, कैसी होती है, अगर हम उसको समझ लेंगे तो तकनीकी रूप से हम बहुत सारे भावों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। उदाहरण के लिए एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल, इसको जज न करें कि ये सही है गलत है। अगर इस तरह की सांस चल रही हो तो एक अलग सा भाव आएगा, वहीं अलग सा भाव आएगा, वहीं तो अलग भाव हो जाएगा, वहीं अलग भाव होगा। तो श्वास की गति के आधार पर भी हम बहुत सारे भावों को समझ सकते हैं और निजी जिंदगी में हमारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो श्वासों का ऑब्जर्वेशन निजी जिंदगी में अगर आप चाहें तो इसको सुबह की दिनचर्या से लेकर के रात को सोने तक के, यानी सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक के जितनी दिन भर में आपकी दिनचर्या होती है, वो दिनचर्या को करते समय आपकी सांसों की गति कैसी होती है, आप इसके आधार पर समझ सकते हैं और फिर उसको रिक्रिएट करने की कोशिश भी कर सकते हैं कि सुबह उठने के समय पे आपके सांसों की गति कैसी थी, ब्रश करते समय कैसी थी, नहाते समय कैसी थी, फिर खाना खाते समय कैसी है, और सोते समय फिर कैसी है, या दिन में काम करते समय कैसी है। इस तरह से अलग अलग समय पर आप अपनी सांसों की गति को ऑब्जर्व करते रहें। कोई एक विशेष भाव आया, किसी के ऊपर में आपने गुस्सा किया, किसी की बात आपको अच्छी लगी, तो उस समय आपने श्वासों के माध्यम से, या श्वास आपकी उस समय पे कैसी चल रही थी, इस चीज़ को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे भावों को हम रिक्रिएट कर पाएंगे। आत्मा का या भाव पक्ष को समझने का जो दूसरा पक्ष है, सूक्ष्म पक्ष, इसके लिए भी हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही इसको समझ सकते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक के हमारे निजी जिंदगी में, दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं। उस समय हम कैसा महसूस करते हैं, हमको महसूस होने वाली बात को समझना है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं इस परिस्थिति में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, या मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ तो वो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, या जिस समय मुझे लिखना था ये स्क्रिप्ट या इसके बारे में बात करना था तो उस समय मैं कैसा महसूस कर रहा था। सुबह जब उठता हूँ तो वो कैसा महसूस करता हूँ, किसी विशेष परिस्थिति में मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, वो अपने आप को ऑब्जर्व करना भाव पक्ष को समझने के लिए हमारी खुद की अपनी तैयारी हो सकती है। निजी जिंदगी में हमारे साथ में जो भी घटनाक्रम होते हैं वो सहज होते हैं। किसी ने कुछ कहा तो हमारा रिएक्शन सहज होता है, किसी ने कुछ एक प्रेजेंट किया तो हमारा रिएक्शन सहज होता है। निजी ज़िंदगी में आपको बोलना नहीं पड़ता या कहना नहीं पड़ता कि नहीं आप इसको इस तरह से महसूस कीजिए, नहीं आप इसको इस तरह से अभिव्यक्त कीजिए, नहीं आपको इस तरह से यहाँ पर रोना है या यहाँ हंसना है, अब ये परिस्थिति ऐसी आप रो लो।
संभवतः आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अनायास घटती रहती है। लेकिन बतौर अभिनेता अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए निजी ज़िंदगी में हमारी जो भी घटनाक्रम घट रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। सुनने में, कहने में बड़ा विचित्र सा लग सकता है, लेकिन चूंकि आप अभिनेता बनना चाहते हैं, ये एक बहुत ही सहज प्रक्रिया हो सकती है और सहज एक्सरसाइज हो सकती है। तब आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उस शरीर के माध्यम से, जैसे पहले वाली जो बात कही थी कि जब आप अपने शरीर को अच्छे से समझ पाएंगे, अपने मन को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके बाद आपके भीतर कैसे घट रहा है, जब इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, तो उन दोनों पक्षों के साथ में हम कोई भी परिस्थिति को रिक्रिएट करने में समर्थ होंगे। सुनने में शायद ये बड़ा अजीब सा लग सकता है कि यदि आप कभी दुखी हैं और खुद को ऑब्जर्व करें कि मुझे ऑब्जर्व करना है कि हाँ मैं रो कैसे रहा हूँ, उससे दो चीज़ें घटनाक्रम घटेंगे बतौर अभिनेता कि आपका जो दुख है संभवतः कई बार वो कम हो जाएगा, आप एक दृष्टा बन जाओगे एक देखने के लिए, या खुशी जो है वो बहुत ऐसी खुशी नहीं रहेगी, आप एक दृष्टा बन जाओगे देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए कि अच्छा मैं खुश होते हुए ऐसा हूँ। तो खुशी या दुख बहुत बड़ा नहीं होगा, आपके लिए वो एक सहज होगा कि हाँ ये ऐसे होता है। बतौर अभिनेता खुशी और दुख आपको उतना महसूस नहीं होगा और स्पिरिचुअली भी या आध्यात्मिक रूप से भी ये एक बहुत अच्छा काम करता है और यही संभवतः मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक पक्ष अभिनय के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर हम उसको ठीक ढंग से समझें तो। यदि हम श्वासों को और दैनिक जीवन में घट रहे हमारे भावों को अगर हम ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करके उसको वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करें, तो ये एक बहुत अच्छा रियाज भावों का या अभिनय के आत्मा का हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम होता है कि कोई अभिनेता कितना महसूस करता है और उसके महसूस करने पर ही सामने अभिव्यक्त हो पाता है कि उसने वो महसूस किया और दर्शक भी उस बात को अनुभव कर पाता है। खुद से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने ऊपर में कि हम कैसा अनुभव करते हैं, हमारी श्वासों की प्रक्रिया कैसी होती है। उसके बाद हमारे आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उनका उस समय पे भाव क्या होता है, उनकी श्वासों की प्रक्रिया कैसे चल रही है, ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। सपोज अगर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल अगर लें, रिक्रिएट करने को बात को जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी ऐसे कुछ सहज रूप से किया और उसको वापस से फिर से रिक्रिएट करने के लिए मैंने सहज रूप से किया, अंतर आ सकता है दोनों ही बार में कि बिल्कुल अभी मैंने कुछ एक्शन किया था, बिल्कुल अभी मैंने कुछ एक्शन किया था, बिल्कुल अभी मैंने कुछ एक्शन किया था, तो ऐसे 3 बार मैंने एक ही बात को रिपीट कर दी और इसी चीज़ को हम बार बार अभ्यास भी कर सकते हैं कि जैसे मैं बात करते हुए, क्योंकि मैं जो अभी बोल रहा हूँ एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, रीड करके नहीं बोल रहा हूँ या कोई चीज़ों के साथ नहीं बोल रहा हूँ, ये जितना वाक्य है मैंने एक्सटेम्पोर बोला है। अगर मुझे उसको वापस से रिक्रिएट करना है तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ मैं अटक गया, तो जो अभी मैं बोल रहा हूँ रीड करके नहीं बोल रहा हूँ, एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ रिक्रिएट करके नहीं बोल रहा हूँ, तो जो अभी सपोज अगर मैं कोई बात कहता हूँ, 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 तो एक ही चीज़ है, मैंने 3-4 बार उसको कहने की कोशिश की कि इस समय पे मैं कैसे कह रहा हूँ उस बात को और कितनी कंसिस्टेंसी है या उसमें कितनी सहजता है या वो कितनी बार में बदल रहा है, क्योंकि कई बार वो छोटा छोटा कुछ एक चीज़ें उसमें बदलती चली जाएंगी और वो बदलाव भी बहुत सहज होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ आपको कॉपी करना है ना, क्योंकि वो उस समय की घटना थी, वो उस समय पे घटी, अब उसको रिक्रिएट करना है, तो स्वाभाविक है जब आप रिक्रिएट करेंगे तो इसमें अभी के सिद्धांत लागू होंगे, तो इस समय पे जो परिस्थिति होगी आप उस परिस्थिति में रहते हुए ये पुरानी वाली परिस्थिति को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एज इट इज फोटोकॉपी जैसा नहीं होगा कि जैसा था ये वैसा ही होगा, कुछ एक बदलाव आएगा और वो बदलाव बहुत सहज होगा और वो बहुत अच्छा भी माना जाता है।
तो इस तरह के कुछ एक रियाज हम निजी ज़िंदगी में भावों को लेकर के या अभिनय के आत्मीय पक्ष को लेकर के कर सकते हैं। तो शरीर, मन और आत्मा, ये जो 3 तत्व हैं अभिनय के, इसमें अगर हम महारत हासिल कर पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम इसको कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मन में यदि कोई प्रश्न हो या कोई बात स्पष्ट न समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यदि आप चाहें तो कोई आपके प्रश्न हैं तो वो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।